साथियों, मैं प्रोफेसर एस.एन. सिंह आज आप लोगों के साथ परिसीमन विधेयक डिलिमिटेशन विधेयक 2026 पर चर्चा करूंगा। यह विधेयक अप्रैल 2026 में लोकसभा में लाया गया था और सरकार को इसके लिए जो रिक्वायरमेंट सीट थे 3/4 बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण से ये विधेयक पास नहीं हो पाया। और इस विधेयक में ये है कि इनमें जो है लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो अभी 543 है, 543 है या मैक्सिमम 550 हो सकता है, उसको बढ़ा करके 816, 862, 850 तक करने के लिए प्रावधान लाया गया था। और ऐसा इसलिए किया गया था कि 1/3 सीट जो है लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया था और जो सांसद लोग बेरोजगार नहीं हो जाए तो उनको सीट आवंटित हो जाए पुनः, तो उनको एडजस्ट करने के लिए प्रावधान किया गया था। पहले इसे 27 में होना था और 2029 में जो है इसको किया जाना था। और इसके लिए परिसीमन में जो है राज्यवार जो होते हैं जनसंख्या के अनुपात से सीटों का निर्धारण होता है। और उसमें जो पहले जो बनाए गए नियम हैं उस 1971 में जो लागू हुए उसमें जो है 1971 के ही पॉपुलेशन को बेस बनाया गया था और इसमें जो है 2011 को बेस बना करके इसको कंस्टिट्यूंसी को डिसाइड करने के लिए प्रावधान किए गए थे। लेकिन इसका विरोध किया गया, खास करके दक्षिण भारत के राज्यों के द्वारा, और जितने भी विरोधी दल के सांसद थे सबके सब जो है विरोध में आ गए। खास करके इंडिया गठबंधन के जो सदस्य थे ये मुख्य विरोध में थे। दक्षिण के राज्यों का तर्क था कि यदि ये परिसीमन लागू हो जाता है तो जिन राज्यों में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को दक्षिण में बड़े सशक्ति से लागू किया गया, जनसंख्या को नियंत्रित किया गया और वहाँ की आबादी बढ़ने के बाद घटी, उतनी नहीं बढ़ी जितने कि उत्तर भारत के राज्यों में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, इन राज्यों में बढ़े हैं। यदि इस विधेयक को लागू कर दिया जाए तब जो है सीटों की संख्या जो है दक्षिण भारत में कम जाएंगे और उत्तर भारत के इन बड़े राज्यों जिनकी आबादी काफ़ी ज़्यादा है उन राज्यों की जो संख्या बढ़ जाएगी। इससे जो अनुपातिक जो उनका जो है घाटा होगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस संसद में बड़ा आश्वासन दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में चाहे वो छोटे राज्य हों, बड़े राज्य हों, उनकी सीटों की संख्या में जो है कमी नहीं आएगी, बढ़ेंगे ही। अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर साहब ने भी इसके लिए भी आंकड़ा बनाया कि बताया कि जो दक्षिण के राज्यों में भी जो है सीटों की संख्या बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। लेकिन दक्षिण के राज्यों का तर्क था कि यदि 300 सीट बढ़ते हैं तो सब जोड़ करके भी जो है 100 से भी कम जो है दक्षिण के राज्यों को मिलेगा और 200 के आसपास जो है उत्तर भारत के राज्यों में आएगा। और इसमें जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान वगैरह की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और इन राज्यों में जो है ना इनकी सीटों की संख्या में जो कमी होगी। अतः इन राज्यों ने विरोध किया। कई लोग निष्पक्ष रूप से भी कहने वाले लोग थे कि इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विभेद पैदा हो और एक अनायास एक नया मुद्दा हो जाए। कारण हम उत्तर दक्षिण का कई बार नौकरियों के लिए हिंदी विरोध का और कई आंदोलन झेल चुके हैं और देश में भी बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में आंदोलन को जन्म क्यों दिया जाए। और दूसरा एक तर्क था इसकी आवश्यकता ही क्या है। खास करके जो दक्षिण के लिखने वाले जो है प्रेस में जो है लोग लिखते हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, तो इस बात के लिए बड़े ही तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुति देते हैं कि बढ़ाना आवश्यक नहीं है। आज ही इंडियन एक्सप्रेस में जो है कांग्रेसी के नेता और केरल के सांसद जो शशि थरूर जी का भी बड़ा लंबा चौड़ा लेख आया और उन्होंने बड़े ही विशद रूप से विचार किया कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है जो विभेद करें और राजनीतिक समस्या करें। इन जो 543 सांसद है वही भी अपने ढंग से काम नहीं कर पाते हैं और यदि इनकी संख्या बढ़ा दिया जाए
तो जो जा कर के जो देश में लोकसभा में स्पेस की कमी, उसके वेतन भत्ते, कार्यालय, यात्रा वगैरह पर अनायास जो है खर्च बढ़ेंगे और देश पर वित्तीय भारी होंगे और इनका कोई काम नहीं होगा। उनका ये भी तर्क था, ये जो सांसद हैं उसमें से लगभग 10% सांसद ही एक्टिव होते हैं, नहीं तो ज़्यादातर सांसद जो होते हैं हाथ उठाने वाले होते हैं, बैक बेंचर होते हैं, उनका योगदान भी नहीं होता है। तो ऐसी लोगों की संख्या क्यों बढ़ाया जाए। उन्होंने कई उदाहरण भी दिया, खास करके यूएसए का भी दिया, वहाँ भी नहीं बढ़ाए गए। केवल कम्युनिस्ट देशों में जो 850 से चाइना में रखे हुए हैं, तो चाइना के सांसद तो केवल हाथ उठाने के लिए होते हैं, उनको कोई बहस ही नहीं है। जो पीपल्स डेमोक्रेट वहाँ की जो सरकार की जो कह देते हैं उसकी मानना कर लेते हैं। भारत जैसे देशों में तो कुछ इसका लोग बहस भी करते हैं, विरोध भी करते हैं, लेकिन इनकी संख्या यदि बढ़ा दिया जाता है तो क्वालिटी ही कम होंगे, देश का विकास नहीं होगा। और इन साधनों के सबसे जो खर्च बढ़ते तो बढ़ेंगे, दूसरे सारे के सारे लूट के साधन भी हो जाएंगे। इसमें से बहुत सारे अभी वाले एग्जिस्टिंग जो सांसद हैं उनको भी पार्लियामेंट में इसके द्वारा मेंबर के रूप में जो खर्च करने के लिए राशि दिया जाता है, खर्च नहीं करते हैं। वो इंतज़ार में रहते हैं कि 30-40% 50% 40% के कट मनी वाला कोई मिले तब उसका अप्रूवल होते हैं। और बहुत बड़े सांसदों की संख्या तो ऐसी है जिनके 5 करोड़ रुपये खर्च ही नहीं होते और कोई काम रिकमेंड भी नहीं करते हैं, और अपने क्षेत्र में इनका आना जाना बहुत ही कम होता है, और जो है इनसे कोई उम्मीद भी नहीं किया जा सकता कि लोगों को जाए और समस्याओं को सुने। और भारत की प्रजातंत्रीय व्यवस्था में डिसेंट्रलाइज पावर है, राज्यों की सरकारें हैं और ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर पंचायत भी है, सरकारी कर्मचारी भी हैं। तो ये सब के सब भी जनता की समस्याओं को पंचायत स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर तक, जिला परिषद स्तर तक, प्रांत स्तर पर होते हैं। तो ये उम्मीद नहीं करें कि लोकसभा के सांसद यदि जीत के जाएंगे आते हैं तो उनकी समस्या का हल होता है। वो अपनी अपनी समस्याओं में लगे रहते हैं, सुख सुविधा भोगते हैं और जनहित के काम करते भी हैं। तो इनकी संख्या बढ़ाना भी जो है व्यर्थ में ही जो है पैसे का अपव्यय होगा। अब उदाहरण भी ये दिया जाता है कि खास करके अमेरिका का, कि अमेरिका में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में संख्या 435 है और ये संख्या 1929 में तय हुआ। अब 97 ईयर्स हो गए हैं, इसकी संख्या नहीं बढ़ा है। और जो भारत में जो तर्क दिया जाता है जनसंख्या बहुत बढ़ गए हैं और बड़ी जनसंख्या को वो लोग देख नहीं पाएंगे, तो इसमें विद्वानों का तर्क ये भी है कि 1929 में जो अमेरिका में सीट निर्धारित किया गया 435, उस समय अमेरिका की आबादी 12 करोड़ थी और आज अमेरिका की आबादी 35 करोड़ है। लेकिन जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी सांसद की संख्या वही के वही है, 435 ही है। सीनेट के भी जो सदस्य जो है 50 थे, 50 ही है, 50 प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य चुन करके आते हैं। जब उस बड़े डेमोक्रेसी में आवश्यकता नहीं है तो भारत में क्या पड़ी हुई दूसरे डेमोक्रेसी फ्रांस वगैरह इस सब में भी, इंग्लैंड वगैरह में संख्या की बढ़ोतरी नहीं किया गया है, बल्कि लोग इस पर विवाद करते हैं कि क्वालिटी की ये काम करते हैं या नहीं करते हैं, जनहित में इनके काम करने का अधिकार है या नहीं है। इंग्लैंड पर तो इस पर काफ़ी बहस हुई, कई विद्वानों ने भी जिस पर काम किया। 1961 में एक पुस्तक आई थी केसी हुएर की, जो डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर, उन्होंने एक पुस्तक बड़ी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक लिखी लेजिस्लेचर्स में। उसमें एक अध्याय था, दिखाया कि जो लेजिस्लेचर्स जो होते हैं ज़्यादातर तो सिर्फ हाथ उठाने के लिए होते हैं, लोग विरोध नहीं करते हैं। यदि प्रधानमंत्री का विरोध करें तो उनको डर रहता है कि अगले चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, कोई अच्छी कमेटी में नहीं दिया रखा जाएगा, उनके काम नहीं होंगे। तो ऐसे लोग केवल चुप साधे हुए पार्टी के अनुशासन, पार्टी के हित को मानने वाले होते हैं, चुपचाप रहते हैं और कहीं भी अपने मुखर स्वर में कोई बात नहीं कहते हैं, अपनी यहाँ तक कि अपनी बातों को रखते नहीं हैं। तो डिक्लाइन जो उसी की वजह से हुआ। दूसरी की वेलफेयर एक्टिविटी राज्य की इतनी बढ़ गई कि दायरा बढ़ गए कि अब उन्हीं पर आधारित नहीं, सरकार को अपना निर्णय लेना होता, प्रधानमंत्री को सहयोग के लिए कैबिनेट होता, वो निर्णय लेते हैं, उसके आधार पर काम होते हैं। तो लेजिस्लेचर की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वह मौन धारण करते सुख सुविधाओं का उपयोग करते हैं। दूसरे कई विद्वानों ने वहाँ चर्चा की, मुंडों की भी आया कि जो इंग्लैंड में जो है प्रधानमंत्री फॉर्म की गवर्नमेंट हो गए हैं, कैबिनेट का डिक्टेटरशिप है, वही संचालन करते हैं।
पहले तो कैबिनेट में भी कुछ अच्छे लोग होते थे, वरिष्ठ होते थे, अपनी बात को रखते थे, प्रधानमंत्री को मानना पड़ता है। बाद में इंग्लैंड में भी चर्चिल जैसे शक्तिशाली लोग आए तो कैबिनेट दोन हो गया, जो प्रधानमंत्री चाहा वही हुआ। और भारत में भी पंडित नेहरू के समय, इंदिरा गांधी के समय में ऐसी स्थिति आई है। अब 12 वर्षों में भी भारत में नरेंद्र मोदी जी इतने जो प्रभावशाली हैं तो उनकी बात नहीं चलती है, और कहीं भी ज़्यादा जो है चुप हैं, जो ज़्यादा मंत्री नहीं करते हैं। और कैबिनेट की भी सब कमेटी कई बनाई गई हैं, लेकिन इन सब कमेटियों में 2-3 लोग ही महत्वपूर्ण होते हैं, और जो खास करके अमित शाह जी हैं, कभी कभार जो राजनाथ सिंह की भी स्वर होते हैं, अन्यथा वही डिसाइड करते हैं। तो प्रधानमंत्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसे कैबिनेट डिक्टेटरशिप की जगह लोग जो है प्राइम मिनिस्टर की ही महत्व को मत देते हैं, वही महत्व है। तो ऐसी स्थिति में अनायास जो है देश संख्या की वृद्धि किया जाए तो ये उचित भी नहीं होगा, एक खर्च की बढ़ोतरी भी होगी। और दूसरी स्थिति है भारत के संबंध में, जो इलेक्शन वॉच के द्वारा जो स्टडी किया जाता है, खास करके जो नॉमिनेशन के समय जो लोकसभा के सदस्य जो अपनी सूचना देते हैं, अपने क्राइम के बारे में बताते हैं, तो उसमें तो बहुत तो 4-5 तो ऐसे हैं अभी निर्वाचित होकर हैं जिन पर बलात्कार के आरोप हैं, कई जेल यात्री है, कई पर 10-20 मुकदमे हैं, और 40% तो ऐसे दागदार लोग अभी भी लोकसभा में हैं जो जिन पर तरह तरह के मुकदमे हैं। अब यदि संख्या बढ़ा दिया जाता है, 300 कर दिया जाता है, तो 150 ऐसे ही आबादी प्रवृत्ति के बोध अपराध के रिकॉर्ड रखने वाले लोग जो है निर्वाचित हो करके आएंगे। तो देश के प्रजातंत्र का भला नहीं कर करके वो अपना भला चोर, भ्रष्टाचार, बेईमानों का ही बोलबाला हो जाएगा और सच्चाई दबी रह जाएगी। अच्छे लोग निर्वाचित होकर के बहुत कम रेयर केस में ही आते हैं, अन्यथा ऐसे लोगों को सभी पार्टियां टिकट देती हैं जो चुनाव जीत करके आएंगे, और चुनाव जीत करके कोई भले नहीं आते हैं जिनकी आपराधिक छवि होती है, पैसे होते हैं, बेईमानी करके धन का इकट्ठा करते हैं, वही लोग निर्वाचित होते हैं, और उन्हीं को निर्वाचित होने की जो संभावना ज़्यादा रहती है। इससे जो प्रजातंत्र की भी जो है क्वालिटी बढ़ेंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में कहूँ कि यदि अभी कोई सरकार को भी लिए है कि प्रधानमंत्री जी ने जो एमपीओ को आश्वस्त किया था कि भाई आप जो बिल को पास करवाइए, महिला वाली जो बिल है, नारी के जो बिल है सशक्तिकरण का, 1/3 आरक्षण का, लोगों ने मान लिया, और उनको था कि आश्वासन उन्होंने दिया कि मैं आपके लिए सीट बढ़ा करके आपकी सीट जाने नहीं दूंगा। उसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया और बहुत सशक्त रूप से लोकसभा में रखा भी। अब लोकसभा में यदि उत्तर दक्षिण के विभेद के कारण, विरोधी दल के लोगों के विरोध के कारण गिर गया, तो पुनः जो उनकी तैयारी चल रही है, जो मीडिया में आ रहे हैं कि सरकार यह प्रयास है कि परिसेवन वाले विधेयक को पुनः पारित करके लागू करें। इसके सिलसिले में लोग टीएमसी का भी इसमें विलय, लोक साधनों का टूटना, एनसीपी की भी चर्चा कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का उन्होंने समर्थन हासिल कर लिया है। राज्यसभा के भी जो लोग आपाले को भी अपने में मिला लिया है, तो अपनी संख्या बल बढ़ाने की कोशिश में कर रहे हैं। भले ही संख्या बल बढ़ा लें, नहीं, गलत जो नियम जो बनने से वो यदि बच गया है तब इस पर जो ध्यान नहीं दें कि जो बढ़ाने पर जोर नहीं दे करके और एक नई फसाद नहीं करें। अभी कॉकरोच वाली समस्या गई नहीं, छात्रों का आंदोलन, और यदि ये किया जाता है तो और भी होंगे, विवाद ही होगा, समस्या का निदान नहीं होगा। हालांकि मैं तो इस बात को रख देता हूँ जो मीडिया में आया, जो किताबों में लिखी हुई बात हो व्यक्त कर देता हूँ। ये तो नीति निर्धारण करने वाले बीजेपी के जो थिंक टैंक हैं, बड़े नेता निर्धारित करते हैं। लाभ हानि का वर्णन वही देखते हैं, किस काम से उनको लाभ है, किस काम से हानि होगा, तब जाकर के कोई निर्णय लेते हैं, उसको लागू करते हैं। अब इस पर भी विचारणीय है कि यदि ये बात ठंडे बस्ती में चला गया है तो इसको ठंडे बस्ते में रहने दिया जाए, और अनायास जो है लोकसभा में इन भीड़ तंत्र को, भीड़ को इकट्ठा नहीं किया जाए जिसमें 40% लोग अनायास बेईमान हो, और 4-5% तो होते ऐसे लोग भी हैं संसद में। 16वीं में तो ऐसे थे 7% जो 5 साल में एक प्रश्न नहीं पूछे, और 17वीं में तो 4% लोग एक प्रश्न नहीं पूछे। तो ऐसे निकम्मे, बेपरवाह, लापरवाह लोगों को, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं करें। प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के नेतृत्व में और देश की शासन लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलने दें, जिससे कि देश में कोई नया विभेद पैदा नहीं हो। अब ये सरकार पर है वो क्या करें, हमने तो अपनी बात रख दी। धन्यवाद साथियों, आगे कोई नई बात करेंगे।